हेलो एवरीबॉडी, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। तो इस वीडियो में हम लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो का असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी कि ACIO का ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव लेवल का फॉर्म निकला है। तो उसी रिक्रूटमेंट के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, कैसे हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। मैंने 2017 में ACIO का जो है एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था। फिर इसके अलावा 2012 में मैंने SSC का जो CGL होता है, जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, मैंने वो भी पहले क्लियर किया हुआ है। इसके अलावा मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी दे रखे हैं जो कि UPSC और स्टेट PSCs जो कंडक्ट कराती हैं। ठीक है, तो मुझसे कुछ सवाल पूछे गए थे, तो मैं उसी के थ्रू आपको अपने बारे में और कैसे तैयारी करनी है वो भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझसे क्या पूछा गया, टेल अस अबाउट योर बैकग्राउंड। तो मैं बिहार में एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा पुलिस सर्विसेज में हैं झारखंड में। तो इस वजह से क्या हुआ है कि मेरी स्कूलिंग जो है काफ़ी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हो रखी है। मेरी माता जी एक होम मेकर हैं, मेरे घर को संभालती है, हमारे घर को। और मेरा भाई जो है वो एनिमेशन जो है पढ़ाता है, इसी से रिलेटेड वो काम भी करता है। ठीक है, टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल जर्नी। तो जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी अलग अलग जगहों पे मेरी स्कूलिंग हुई। तो मैंने 10th और 12th जो है वो पटना में ज्ञान निकेतन स्कूल है, तो मैंने वहाँ से किया। इसके बाद मैंने दिल्ली से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज है, मैंने वहाँ से BSc किया जूलॉजी में। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आता है, तो मैंने वहाँ से MSc किया। फिलहाल मैं PhD कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहा हूँ? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में है, तो मैं वहीं से PhD कर रहा हूँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो ये तो मेरे एजुकेशनल जर्नी हो गई। व्हाट आर योर हॉबीज़? अब मेरी हॉबीज़ क्या हैं? तो हॉबीज़ तो काफ़ी वेरी करता है हमेशा। तो इन जनरल मुझे गिटार बजाना पसंद है। इसके अलावा मुझे स्पोर्ट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। तो मुझे बैडमिंटन, टेबल टेनिस और चेस में, इन तीनों गेम्स में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। हॉबीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि आप लोग जो भी हॉबीज़ के बारे में आपका जो भी कुछ हॉबी है उससे रिलेटेड आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है नॉलेज में कि गेम जो है कैसे उसका, मान लीजिए कोर्ट का डायमेंशन क्या है, बैडमिंटन में अगर देखें तो शटल में कितने फेदर्स होते हैं, उनका वेट क्या होता है। तो इस तरह से आप कुछ भी जो भी आप हॉबी डेवलप कर रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं PhD क्यों कर रहा हूँ और मैंने IB क्यों नहीं ज्वाइन किया। तो मेजर रीज़न तो ये था कि काफ़ी हेल्थ इश्यूज थे मुझे। तो मैं सूटेबल कैंडिडेट नहीं होता, अगर मैंने ज्वाइन कर भी लिया होता तो मैं अच्छे से उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको मैं सफाइस नहीं कर पाता। ठीक है, और PhD करने से क्या है, मुझे हायर स्टडी का अपॉर्चुनिटी मिला। तो इस वजह से, और क्योंकि मेरा आगे पढ़ने का मन था, इस वजह से मैंने PhD को ऑप्ट किया। और इससे ये फ़ायदा है कि मैं अपने नॉलेज को जो है हायर लेवल पे शेयर करूँगा, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा PhD करने के बाद। मैं किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ा पाऊँगा, तो मुझे अपने नॉलेज को शेयर करने का एक मौका मिलेगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे शुरू करना है, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप गूगल पे जाइए, आप सर्च कीजिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो ACIO का जो नोटिफिकेशन आया है। तो उस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए कि उसके अंदर क्या क्या लिखा है। तो उसमें आपको क्या क्या देखना है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। ठीक है, ये मैं भी आपको बताऊंगा एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। फिर आप अपना एलिजिबिलिटी देखिए कि आप उसके अंदर एलिजिबल भी हैं कि नहीं। उसके अंदर भी एलिजिबिलिटी में भी काफ़ी कुछ है, आपको अपना फिजिकल एलिजिबिलिटी भी देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर ब्लाइंड लोग जो हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप उसी हिसाब से अपना एलिजिबिलिटी भी देख लीजिए। फिर नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस भी देखना है कि आपको क्या क्या कवर करना है इस एग्ज़ाम पैटर्न को क्लियर करने के लिए।
और प्रिपरेशन का सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उसको देखना है। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको एग्ज़ाम का स्टाइल समझने के लिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको उनमें कैसी डिफ़िकल्टी होती है, आपको आसान लगता है, तो उस हिसाब से प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब एग्ज़ाम का पैटर्न देखिए 3 टियर्स में होता है, टियर 1, टियर 2, टियर 3। टियर 1 जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी इसमें वैसे तो 5 चीज़ कहा जाता है लेकिन बेसिकली 4 चीज़ ही है। पहला हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि बेसिकली मैथमेटिक्स हो गया। इसके अलावा रीजनिंग है, उसके बाद फिर आता है इंग्लिश, और लास्टली क्या है, जनरल अवेयरनेस, जो कि जनरल स्टडीज़ के नाम से भी दिया हुआ है एग्ज़ाम पैटर्न में। ये हो गया टियर 1। टियर 2 में क्या है, बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो इसमें ऐसे पूछा लिखवाया जा सकता है आपसे, या फिर प्रेसी राइटिंग होगा, कुछ लेटर हो सकता है, कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, तो कुछ भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का आपसे टियर 2 में पूछा जा सकता है। और लास्टली टियर 3। टियर 3 क्या है, जो आपसे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये टियर 3 हो गया। तो ये इस पैटर्न में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। टियर 1 100 नंबर का होता है, टियर 2 50 नंबर का, और टियर 3 भी एक 100 नंबर का होता है। ऐसे इसका एक मेंशन है नहीं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई। इसके बाद प्लीज़ गिव अ ग्लिम्स ऑफ योर इंटरव्यू। अच्छा, तो मैं अपने इंटरव्यू के बारे में आपको बताता हूँ। तो मेरे इंटरव्यू बोर्ड में 3 मेंबर्स थे, तीनों मेल थे। मेरा इंटरव्यू अराउंड 10 मिनट्स का चला था। तो मैं अंदर एंटर किया, मैंने सब लोगों को ग्रीट किया, विश किया, उन्होंने मुझसे बैठने के लिए कहा, फिर मैं जेंटली बैठ गया। फिर मुझसे उन्होंने कुछ सवाल पूछे। तो सबसे पहला तो पूछा गया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने अपने बारे में जो भी बेसिक नॉलेज है आप आराम से ध्यान से बताइए अपने बारे में। फिर मुझसे पूछा गया कि आपने क्या क्या किया है, उसके उनके रिजल्ट्स बताइए। तो जो मैंने बीएससी किया है, जो एमएससी किया था उस टाइम, तो मैंने इनके रिजल्ट्स बताए उनको। फिर उन्होंने पूछा कि आपने कोई और एग्ज़ाम दे रखा है या कुछ क्लियर किया है, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा। फिर मेरी फैमिली के बारे में, मैं कुछ जॉब कर रहा हूँ कि नहीं, उसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। अब क्योंकि मैंने बताया कि झारखंड में, तो इसलिए उन्होंने झारखंड का डीजीपी का नाम पूछा मेरे से। फिर इंडिया के चीफ सेक्रेटरी कौन थे, ये उन्होंने पूछा। फिर राजबाला वर्मा का कुछ केस चल रहा था, तो इससे रिलेटेड उन्होंने पूछा। फिर आईबी से रिलेटेड उन्होंने मुझसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे कि आईबी का फंक्शन क्या है। फिर इस तरह से उन्होंने कुछ बॉडी का अपना स्ट्रक्चर भी पूछा था उन्होंने। फिर नक्सलिज्म से रिलेटेड उन्होंने मुझसे सवाल पूछे थे कि ये होता क्या है और ये इनके रीजंस क्या है नक्सलिज्म को होने के। तो इससे रिलेटेड उन्होंने मुझसे सवाल पूछे। अब क्योंकि मैंने बताया था कि मैं कुछ जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे पीएचडी से रिलेटेड भी सवाल पूछे कि मैं पहली बात तो पीएचडी क्यों कर रहा हूँ, और फिर पीएचडी में मेरा टॉपिक क्या है। तो उससे रिलेटेड उन्होंने फिर सवाल पूछे कि मतलब मेरा टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो लगभग मेरा 10 मिनट का इंटरव्यू चला था। तो आपके लिए यहाँ पर एक बेसिक बात क्या हो गई कि आप अपने बारे में ज़रूर जानिए, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछा जाएगा कि आप अपना जो बैकग्राउंड है अच्छे से स्टडी कीजिए। कुछ करेंट अफेयर के सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला बैकग्राउंड हो गया, फिर करंट अफेयर हो गया, फिर आईबी जो बॉडी है इससे रिलेटेड आप अच्छे से सब कुछ देख लीजिए। जो एसीआईओ पोस्ट है उसका क्या क्या काम फंक्शंस होते हैं ये सब देख लीजिए। फिर जो भी इंटरनल सिक्योरिटी है, चाहे वो नक्सलिज्म हो गया, टेररिज्म हो गया, ऐसा कुछ भी जो है इंटरनल सिक्योरिटी का जो पोर्शन है, ठीक है, तो वो देखिए। एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी साथ में देख लीजिए। और जो आप फिलहाल कर रहे हैं, चाहे वो तैयारी हो या कुछ भी हो, तो उससे रिलेटेड आप जरूर जानिए कि आप फिलहाल कर रहे हो और क्यों कर रहे हैं। आपको हर चीज़ का क्यों जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर टेक ऑन पेपर वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल फॉर प्रिपरेशन, इज इंटरनेट रेलेवेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है। लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर उनको पेपर फॉर्मेट में उनको पढ़ाई करनी है या उनको अपने टैबलेट में या लैपटॉप में उनको पढ़ाई करनी है, कैसा नोट्स बनाना है। बेसिक बात यह है। तो अब हम लोग किसी भी एक एक्सट्रीम चीज़ को हम लोग नहीं फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स जो है
कुछ लोगों का एक तो हैंड रिटन पसंद होता है और कुछ लोग जो है वो लैपटॉप में पसंद करते हैं बनाना। लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए, इन दोनों का मिक्स होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ चीज़ें जो हैं आप कितना ही लिखते रहेंगे, तो आप उन चीज़ों को जो है लैपटॉप में या तो सेव कीजिए और फिर उनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और हैंड रिटन क्यों, क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स जो हैं आप अपने हैंड राइटिंग में जो बनाएंगे वो आपके लिए हैंड रिटन ही अच्छा होगा। तो आप लोग को फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है आप दोनों चीज़ों में। आप लोग का हैंड रिटन और लैपटॉप जो है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो है दोनों का मिक्स करके आपको अपने प्रिपरेशन को जो है कंटिन्यू करना है। और जो मैंने बताया शॉर्ट जो नोट्स वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो रिवीजन करने में आपको हेल्प करते हैं। तो आप जो भी कुछ पढ़ें मतलब उसका रिवीजन करने के लिए जो है शॉर्ट नोट्स जरूर बना पाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप इतना कुछ नहीं पढ़ लें कि आप उनका रिवीजन कभी कर ही ना पाएं। तो हमेशा ध्यान में ये रखिए कि जो भी कुछ पढ़ें उनका आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन जरूर करें उनका, ठीक है। हाँ, इंटरनेट से क्या क्या फ़ायदा होता है ये चीज़ समझिए, क्योंकि इंटरनेट तो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो सबसे पहली बात तो होगी आपको करंट अफेयर्स, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपको ये जनरल अवेयरनेस के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर जो भी कुछ सिलेबस है इंटेलिजेंस ब्यूरो में उसका कंटेंट आपको इंटरनेट पे हमेशा मिल जाएगा। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं और हमारे जो चैनल पे है उस पे भी आपको काफ़ी कंटेंट मिलेगा तैयारी के लिए। फिर आपको इंटरनेट से क्या है प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स का मैं आपको इम्पोर्टेंस बता चुका हूँ, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा आपको कैसे अप्रोच करना है इस एग्ज़ाम को। और यूट्यूब यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस रहते हैं जो कि आपको इंटरनेट प्रिपरेशन में इस प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। और हमारे चैनल पे भी आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, ठीक है। और एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आपको अलग अलग चैनल्स मिलते हैं जिसमें आपको हर तरह का कंटेंट मिल जाएगा। हमारा भी चैनल है, उस पर भी हम लोग काफ़ी कुछ अपडेट करते रहते हैं, तो आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग इसका लिंक जो है हाँ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो ये इंटरनेट का रेलेवेंस हो गया, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ सिलेबस रिलेटेड आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, जो आपको तैयारी करने में हेल्प करेगा। इसलिए इंटरनेट को तो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ। और इस सवाल का ये आंसर हो गया कि आपको दोनों चीज़ों को मिक्स करके चलना है और आपको शॉर्ट रिवीजन नोट जो है कंपल्सरीली बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स पर डे शुड वी स्टडी। एक दिन में हम लोग को कितने घंटे की पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप उतने घंटे ही पढ़िए जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो। ऐसा नहीं हो कि अगर किसी टॉपर ने कह दिया कि वो दिन में 20 घंटे पढ़ता था तो आप भी पढ़ना शुरू कर दें। मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि 20 घंटे पढ़ना पहली बात तो इम्पॉसिबल है। अगर आप मान लेते हैं कि आप एक दिन अगर आप मान लीजिए कि आप 18 घंटे पढ़ सकते हैं, तो अगले दिन आप इतना थक जाएंगे कि आप मुश्किल से 2 घंटे पढ़ पाएंगे। तो आपका एवरेज क्या हो गया, 10 घंटा। 2 दिन में आपने 10 घंटा पढ़ा। तो इससे बेटर है कि आप रेगुलरली 10 आवर्स 8 to 10 आवर्स रेगुलरली जो है पढ़िए। इससे आप एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। और वो जो 8 to 10 आवर्स जो होते हैं वो आपको डेडिकेटेड स्टडी करना है, बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ना है। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि आप कहीं बीच में व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, कभी यूट्यूब पे कुछ देख ले रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम चला ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डेडिकेटेड स्टडी होना चाहिए। मोबाइल को साइलेंट मोड में डालिए और फिर उसके बाद पढ़ाई कीजिए। और इसका एक तरीका ये भी है कि आप लोग इसको गैप्स में बांट के पढ़िए। मतलब 1 से 1.5 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद कुछ 10 मिनट का गैप लिए, 15 मिनट का गैप लिए, फिर 1 से 2 घंटा पढ़े। तो इस तरह से गैप ले लेके पढ़िए। तो इससे आप जो थकेंगे भी नहीं, आपका एक लंबा स्ट्रेच में आप पढ़ाई भी कर पाएंगे। एक तरीका ये हो गया। और आपको ये पंक्चुअली आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं हुआ कि आज पढ़े और फिर अगले दिन पढ़े ही नहीं। तो इस तरह से आप पंक्चुअलिटी बना के पढ़िए। एक वीक में आप टारगेट बनाइए और उसको कंप्लीट कीजिए। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं, उसको ऑनेस्टी के साथ कीजिए। और कम से कम खुद के साथ तो जरूर ऑनेस्ट रहिए। दूसरों को भले दिखाने के लिए आप बोल दीजिए कि आप इतने घंटे पढ़ते हैं, लेकिन खुद से कम ऑनेस्ट रहिए। खुद को झूठ मत बोलिएगा कभी, ठीक है। हाँ, और ये क्योंकि ये परीक्षा जो है काफ़ी लेंदी होता है, तो आपको पेशेंस बना के रखना है। आपको कुछ हड़बड़ नहीं मचाना है कि मैं 10 दिन में पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। आपको 3-4 महीने
6-7 महीने मान लीजिए कि इतना तो तैयारी करने में लग ही जाएगा, प्रिपरेशन करने में। तो पेशेंटली आपको पढ़ाई करना है और पेशेंटली आपको इतना ही रेगुलरली पढ़ना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वीक में 7 दिन हुए तो 7 दिन आपको नहीं पढ़ना है। आपको मान लीजिए कि 1 दिन या आधा दिन, इतना तो आपको रेस्ट लेना ही है। अगर इतना रेस्ट नहीं लीजिएगा तो आपका बॉडी थक जाएगा, आपका माइंड थक जाएगा, तो आप लंबे स्ट्रेच तक जो है नहीं पढ़ पाइएगा। जैसे जो लोग जिम करते हैं वो भी, उनको भी ये पता होगा कि जिम में भी हम लोग 6 दिन का शेड्यूल रखते हैं और 7वां दिन हम लोग रेस्ट रखते हैं। तो वैसे पढ़ाई है, पढ़ाई भी उतना ही कीजिए जितना बॉडी जो है सस्टेन कर पाए। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह कि आप उतना पढ़ना है कि आप सिलेबस पूरी तरह से कवर कर पाएँ, ठीक है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर जो है वो बनाना है, वो मैंने आपको बताया। और क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करना है, क्योंकि ये पूरा जो है ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही गेम है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन बैंक कुछ भी आप बुक ले सकते हैं और उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, एकदम रगड़ दीजिए उसको, ठीक है। और जो भी कुछ पढ़ें उसका रिवीजन मस्ट है। रिवीजन के बिना तो आगे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो जो भी कुछ पढ़े हैं उसको रिवाइज करते रहिए। इसके लिए मैं अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो जरूर आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। हाँ, मेरा एक और तरीका ये है कि इतना लंबा पढ़ना थोड़ा सा रेगुलर लेवल पे मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, अपना जो स्टडी एरिया है जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाइए। देखिए स्टडी एरिया जो है कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इसी तरह ऐसा कुछ स्टडी एरिया बनाइए जो आपको अट्रैक्ट करे कि आप आइए और पढ़िए, ठीक है। तो ऐसा आप लोग कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इज देयर एनी रोल ऑफ सेटिंग गोल्स एंड कुड इट बी अचीव्ड बाय सेटिंग टारगेट्स? बिल्कुल, गोल्स तो सेट करना ही, इसके बिना तो आप कैसे अचीव कीजिएगा। तो अब इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हम लोग देखें तो हम आपका गोल क्या है, सिलेबस जो है उसको पूरा कंप्लीट करना है, ये आपका गोल है, ठीक है। तो अब इस गोल को हम लोग क्या करेंगे कि छोटे छोटे कुछ बड़े टारगेट्स होंगे अचीव करने के लिए और कुछ छोटे टारगेट्स होंगे, तो उसमें हम लोग इसको बांट देंगे। तो टारगेट्स हम लोग कैसे बांटेंगे कि कुछ तो एक बड़ा टारगेट होगा कि इस मंथ में आपको कोई चीज़ कंप्लीट करना है, और फिर उस मंथ में आप लोग उसको वीकली बांट दीजिएगा, ठीक है, कि इस वीक में हमने ये कंप्लीट करना है। सबसे पहली बात तो है कि आप एक डायरी ले लीजिए। फिर डायरी में क्या कीजिए कि आप वीक वाइज कर लीजिए कि इस वीक मान लीजिए कि आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक में आपको ये कवर करना है, ठीक है। उस तरह कवर करने का आप ऑब्जेक्टिव्स लिख लीजिए डायरी में। और डेली जब भी आप एक वो आइडिया टारगेट रखिए कि आपको आज ये कंप्लीट कर लेना है मान लीजिए, तो वो कंप्लीट कीजिए और उसको आप टिक मारिए या हाईलाइट कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो इससे आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और फिर उस सेटिस्फैक्शन से क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप कुछ कुछ जो है रेगुलरली जो है कवर करते जा रहे हैं। तो छोटे छोटे टारगेट से क्या होगा कि आप वीकली लेवल पे आप कवर करेंगे बहुत चीज़ों को, और फिर वो मंथली लेवल पे जैसे मैंने बताया, तो मंथली लेवल पे भी आपके टारगेट्स जो है काफ़ी कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आप जो भी कुछ पढ़ें, तो जैसे एक पेज में अपने टारगेट्स बना लिया, अगले पेज में क्या कीजिए कि जो भी कुछ पढ़ें उसका एकदम शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि आपको बाद में रिवीजन करने में कुछ मुश्किल ना हो। जब भी कुछ पढ़ें साथ ही साथ में उसका जो है शॉर्ट नोट्स बना लें, तो इससे रिवीजन करने में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मैंने ये जैसे मेरी डायरी है, देखिए फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ ये मैंने टारगेट्स बनाए हैं। इन टारगेट्स को देखिए मैंने हाईलाइट करके किया हुआ है, ठीक है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। और देखिए मैंने शॉर्ट नोट्स इधर बना रखे हैं, देखिए शॉर्ट नोट्स इस तरह से कुछ कुछ बना सकते हैं आप, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विथ एन एनहेंसमेंट इन complexity एंड स्पीड ऑफ लाइफ, व्हाट इज योर टेक ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट? हाँ भाई, बड़ा बढ़िया सवाल है ये कि हमारा जो लाइफ है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है और स्पीड ऑफ लाइफ काफ़ी बढ़ गया है, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेरा तो ये मानना है कि टाइम मैनेजमेंट ही आपको लाइफ में सक्सेस पाने में जो है हेल्प करेगा। टाइम मैनेजमेंट के बिना बड़ा ही मुश्किल है, ठीक है। तो अब
ऐसा क्यों? क्योंकि कंपटीशन देखिए आपको ही पता हो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, नेक थ्रोट एकदम कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन हो गया है। तो अब इसको अचीव करने का क्या तरीका है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कि अगर आप टारगेट्स जो बनाते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया था, तो टारगेट्स बनाएंगे तो आपके दिमाग में होगा कि ये कि आपको इस वीक में ये चीज़ कंप्लीट करना है, तो आप थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर, मेंटली प्रेशर रहेगा कि मुझे अब ये चीज़ अचीव करना है। और आप ये प्रैक्टिस करके देखिए, मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा ये चीज़ करके। ठीक है, इससे अचीव करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्लानिंग कीजिए। जो प्लानिंग करते हैं कि आपको किन चीज़ों को अचीव करना है, उसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि इस चीज़ का केयरफुल रखिए कि अगर मान लीजिए आपको किसी दिन कहीं एग्ज़ाम देने जाना है या किसी चीज़ के लिए आप बिज़ी हैं, तो उस चीज़ को ज़रूर माइंड में रखिए। इमरजेंसी सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए कि आपको कुछ प्लान है कि आपको नेक्स्ट वीक में कुछ कुछ ऐसा करना है जो पढ़ाई से अलग हो, तो अब उस टाइम पे तो आप पढ़ाई कर नहीं पाइएगा, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखिए। तो टारगेट भी आप उसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द ट्रिक बिहाइंड स्टेइंग मोटिवेटेड इन दिस लॉन्ग एंड टायरिंग प्रिपरेटरी फेज। ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है कि आपको मोटिवेटेड कैसे रहना है, क्योंकि जो प्रिपरेटरी फेज है ये काफ़ी लॉन्ग और काफ़ी टायरिंग हो जाता है। तो सबसे पहला मोटिवेशन तो आपको सेल्फ मोटिवेशन लाना पड़ेगा कि आपने आखिर ये प्रिपरेशन आखिर आपने शुरू क्यों किया था। ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपने शुरू क्यों किया था, वाई यू स्टार्टेड। ठीक है, वो कुछ भी कारण हो सकता है। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात हो सकती है, या आपका फैमिली को आपको प्राउड फील कराना है, कुछ भी कारण हो सकता है। तो आपको उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। आपको यही चीज़ जो है आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देगा, मोटिवेशन देगा। और इसके अलावा बेसिक सा चीज़ है, टारगेट्स बनाइए, उसमें डेली वीकली मंथली वाला टारगेट बनाइए, उनको डायरी में लिखिए और उनको अचीव करने की कोशिश कीजिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 15 दिन में मान लीजिए आप एक चीट डे भी रख सकते हैं। जैसे जो डाइट करते होंगे उनको पता होगा कि चीट डे क्या होता है, तो उसी तरह यहाँ पर क्या है कि आपने 15 दिन का मान लीजिए कि आपने पढ़ाई करना है, कुछ टारगेट है, तो उसको आप 14 दिन में कवर कीजिए और एक दिन जो है आप इंजॉय कीजिए, आप रेस्ट कीजिए, कुछ भी वेब सीरीज देखिए, मूवी देखिए, आपका जो भी मर्जी मन करे वो कीजिए। ठीक है, और मोटिवेशन का एक और बात क्या है कि इसमें फैमिली और फ्रेंड्स का इम्पोर्टेंस जो है वो हमें जो है इसी टाइम पता चलता है कि वो हमें कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। आपके लिए भी कोई भी एक मोटिवेशन वाला जो है फैक्टर हो सकता है। अगर आप लड़का हैं तो हो सकता है आपके लिए कोई लड़की हो, डिपेंड करता है। तो फैमिली और फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंस ये हो गया। और हमेशा खुद पे बिलीव रखिए, बिलीव यू कैन। ठीक है, डिफिकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। जब तक आप कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे तब तक आपको मंजिल जो है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये इस तरह से आप कुछ मोटिवेटिंग कोटेशंस जो है ये भी आप अपने टेबल पे या रूम में लगा सकते हैं, तो ये भी एक आपको हेल्प करेगा। ठीक है, व्हेन शुड अ पर्सन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, शुड वर्किंग एस्पिरेंट्स लीव देयर जॉब। सबसे अच्छी बात यह है कि आप प्रिपरेशन कभी भी शुरू कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जब आप ग्रेजुएशन शुरू करते हैं, जब आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर में ही आप, ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे टाइम आपको पढ़ाई करना होता है, तो आप कुछ टाइम जो है 4-5 घंटे जो है आप इसकी तैयारी में दे सकते हैं फर्स्ट ईयर से ही, या फिर आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसी टाइम पे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी रही तो आप जल्दी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो व्हेन शुड अ पर्सन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, जितना जल्दी हो सके ग्रेजुएशन के टाइम में ही। ठीक है, और वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए क्या है कि उनको टाइम मैनेजमेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो कोई ज़रूरी नहीं है उनको नौकरी छोड़ना। अगर वो मान लीजिए शाम में 5-6 बजे घर लौट कर आते हैं, तो रात में 3-4 घंटे 4-5 घंटे वो आराम से दे सकते हैं तैयारी में। दोनों लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप टारगेट्स कीजिए, टारगेट्स बनाइए और प्लान कीजिएगा चीज़ों को, तो आप अचीव करेंगे और आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। ठीक है,
एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स फॉर एस्पिरेंट्स। तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ बता दी। तो सबसे बड़ा जो मैं तब से बता रहा हूँ क्या कि आप चीज़ों को प्लान कीजिए, टारगेट्स बनाइए। जो मैंने बताया है कि एक डायरी ले लीजिए, उसमें आप वीकली, मंथली, सबसे पहले तो मंथली टारगेट्स बनाइए, फिर उनको एक वीकली टारगेट्स में संडे की शाम को ऐसा कीजिए, आप बैठ जाइए, संडे की शाम को आप शुरू कर जाइए कि आपको नेक्स्ट वीक में मंडे से सैटरडे तक में आपको क्या अचीव करना है। ठीक है, और डेली डेली अचीव कीजिए उन चीज़ों को, और संडे की फर्स्ट हाफ में क्या कीजिए, आप उनको रिवाइज कर लीजिए, और फिर आप संडे को सेकेंड हाफ में रेस्ट लीजिए, और शाम में आधा घंटा आप दीजिए अगले वीक के टारगेट्स बनाने के लिए। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप प्लान कर पाएंगे और टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। हार्ड वर्क हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, लेकिन आप लोगों को स्मार्टली जो है हार्ड वर्क करना है। अब ये क्या होता है, बेसिक चीज़ ये है कि आपको सिलेबस को ध्यान में रखना है। इससे क्या पता चलता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। बहुत बार कंफ्यूजन ये होता है कि बहुत तरह की चीज़ आती है, ऐसा होता नहीं। जनरली बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो कि नहीं आती एग्ज़ाम में, उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो स्मार्टली हम लोग को हार्डवर्क करना है। और रिवीजन एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर आपको एक वीक के अंदर आप उसको रिवाइज नहीं कीजिएगा, तो आप डेफिनेटली उन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाइएगा या भूल जाइएगा। तो बेटर ये है कि टारगेट बनाइए, एक वीक में पढ़िए और संडे को उसको रिवाइज कीजिए। और फिर ये वीकली रिवीजन हो गया, और इसको बड़े लेवल पे आप मंथली रिवीजन भी कीजिए। तो रिवीजन भी अलग अलग टाइप का हो गया, वीकली कीजिए, फिर मंथली कीजिए, फिर 3 मंथ, 6 मंथ, ऐसे अलग 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 रिवीजन का भी टारगेट्स आप बना सकते हैं। और आपको लगातार मेहनत करते रहना है। इसमें कुछ शॉर्टकट कुछ भी नहीं है इसके लिए। अब जब तक आप परसिवियर नहीं कीजिएगा, आप मेहनत लगातार नहीं कीजिएगा, तो आप अचीव नहीं कर पाएगा अपने गोल्स को। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान बहुत लो हो जाता है, उसे पढ़ने का मन नहीं करता। तो वैसे टाइम पे क्या है कि आप कुछ देर के लिए आप अपने हॉबी को आप अपने इनकलकेट कीजिए, आप फॉलो कीजिए, या फिर आप अपने दोस्तों से मिलिए, फैमिली से मिलिए, आपको जहाँ से भी एंटरटेनमेंट का मौका मिले आप वो कीजिए। तो इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस जो है वो फिर से बूस्ट होगा, और आपको फिर से जो है पढ़ने का मन करेगा। तो रिजिलियंस और परसिवियरेंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आपके लिए। और आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिवली सोचना है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप को अगर नर्वसनेस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नर्वसनेस होगा, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, तो आपको जो है वो नीचे लेकर आएगा। तो इसलिए हमेशा आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, हमेशा पेशेंटली आप पढ़ाई कीजिए, पेशेंस रखिए अपने अंदर। इससे एक फ़ायदा होगा कि आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बातें होंगी जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप हमारे जो चैनल है वो जस्ट इससे आप जुड़े रहिए। इस पे आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगे जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल का भी हम लोग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी जो है टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि समटाइम्स यू जस्ट हैव टू पिक योर सेल्फ अप एंड कैरी ऑन। ठीक है, तो आप खुद से आप इन चीज़ों को कीजिए जो भी मैंने बताया, टारगेट बनाइए, उनको अचीव कीजिए, सक्सेस जो है वो आपका है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग इतना पेशेंटली, अपने इतना ध्यान से। आई होप कि आप लोग सक्सेस जल्दी अचीव करें। ठीक है, चलिए, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद,